अस्सलाम वालेकुम। SOP मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी किसी भी काम को करने का मयारी तरीक़ाकार। अगर हमने कोविड-19 को फैलाव से रोकना है तो हमें उन सब SOP पे अमल करना पड़ेगा जो हमारे हुकूमत और इदारों की तरफ से जारी की गई हैं। हमें दुनिया में ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जिन मुल्कों ने SOP पर अमल किया है उन्होंने कोविड-19 को काफ़ी हद तक रोका है। अगर हम इन सब हिदायत पर अमल करेंगे तो इसी तरह से हम अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपनी कम्युनिटी को महफूज रख सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर इमरान खान है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ और मैं आप सबको पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन, फोगाटी इंटरनेशनल USA एंड सेफ़र बिहेवियर के बिहाफ पे खुश आमदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरा ये सेशन सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल के मद्देनज़र रखते हुए अटेंड कर रहे हैं। इस वक्त कोरोना वायरस आलमी वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है और हमें इसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करनी पड़ेगी और रेज़िलिएंट होना पड़ेगा। अगर हम मज़ाहमत नहीं करेंगे तो हमारे लिए इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम हुकूमती इदारों की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल नहीं करते तो ये हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर सकता है। आपकी नज़र में वो कौन कौन से मुमकिन ख़तरात हो सकते हैं अगर हम मौजूदा हालात में SOP पर अमल नहीं करते? तो कौन से हालात आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं? मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने ख़यालात का इज़हार चैट बॉक्स में करें और आपको जो जो मुमकिन ख़तरात लगते हैं वो हमारे साथ शेयर करें। कम से कम 3 पॉइंट हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें पता हो कि आप लोग कितनी इंटरेस्ट से हमारा सेशन अटेंड कर रहे हैं। मेरी नज़र में बहुत सारी मुमकिन ख़तरात हैं जिसमें सबसे सर-ए-फ़हरिस्त हमें मुआशी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बेहतर है कि हम SOP पर अमल करें। SOP क्या है? SOP को हम आसान अल्फाज में किसी भी काम करने का अमली तरीक़ाकार कहते हैं। जब 2 और 2 से ज़्यादा लोग एक ही काम एक ही तरीके से सरअंजाम देते हैं और उनके मतलूबा नताइज हासिल होते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं SOP ही क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि वो पिछले 5-10 सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी SOP को फॉलो नहीं किया लेकिन उनके नताइज बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। मेरे नज़दीक SOP या कोई भी गाइडलाइन किसी खास लॉजिक के तहत बनाई जाती है और इसमें सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के बनाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर को काउंट किया जाता है। हो सकता है कि जो लैब वर्कर या कोई भी इंसान जो पिछले 10 साल से कोई काम कर रहा हो और SOP को फॉलो नहीं कर रहा हो, उससे मुतल्लिका रिस्क फैक्टर का कभी उसको सामना ना करना पड़े, लेकिन उसको आने वाली ज़िंदगी में इसका सामना ज़रूर हो। SOP को फॉलो करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपनी कम्युनिटी को महफूज रखना है। हमने पेप्सा के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें सीखी। मेरे नज़दीक जो सबसे अहम चीज़ें थी, हमने बहुत सारी SOP सीखी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बेकिंग मेथड, जिसको हम सेफ रिमूवल ऑफ ग्लव्स कह सकते हैं। मौजूदा हालात में हेल्थ वर्कर्स को SOP पर अमल करना है। अगर वो सेफ रिमूवल ऑफ ग्लव्स नहीं करते तब उनको बहुत सारे ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है।
इसी तरह डॉनिंग एंड डॉफिंग ऑफ पीपी ये बहुत इंपॉर्टेंट एसओपी है। अगर हम इस एसओपी को फॉलो नहीं करते, खासकर हेल्थ वर्कर्स, तो उससे बहुत सारे खतरात जन्म ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये सब एसओपीज सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के लिए ही ज़रूरी है मौजूदा हालात में, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम कोई भी इंसान मौजूदा हालात में एसओपी को फॉलो नहीं करता तो उसके खतरात सब तक जा सकते हैं। इसलिए हमको एसओपी को फॉलो करना है अगर हमने अपनी सोसाइटी को महफूज बनाना है। एसओपी का मकसद क्या है? अगर हम एसओपी को फॉलो करते हैं तो हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, और दूसरे नंबर पे हमें कंसिस्टेंट बिहेवियर, मुस्तकिल मिजाजी, और तीसरे नंबर पे हमारा रिस्क रिड्यूस होता है। अगर हम कोरोना से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए सबसे अहम पहलू रिस्क को रिड्यूस करना है। कोई भी एसओपी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें रिस्क बहुत अहम है। मौजूदा हालात में हुकूमत ने बहुत सारे डिसीजन लिए, जिसमें सबसे अहम डिसीजन लॉकडाउन का था। लॉकडाउन में उन्होंने कुछ एसओपीज जारी किए, जिसमें सबसे अहम एसओपी सोशल डिस्टेंसिंग का था। शुरू में जब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया तो उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल मिजाजी के साथ लोगों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। अब आप सबके सामने है कि हम काफ़ी हद तक अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिटेड कर चुके हैं। लिहाजा हमें किसी भी एसओपी को बनाना है और किसी भी एसओपी को फॉलो करना है तो हमें उसमें रिस्क फैक्टर को देखना है कि क्या उस एसओपी को फॉलो करने से हमारे रिस्क में कमी आती है। हेल्थ वर्कर्स, जो कि हमारे मौजूदा हालात में सबसे अहम फोर्स है अगेंस्ट कोरोना वायरस, उनके लिए एसओपी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मौजूदा हालात में जो लोग कोरोना टेस्टिंग के साथ वाबस्ता हैं उनके लिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप कम से कम BSL 3 में काम करें, और आप लोग सब जानते हैं कि BSL 3 में काम करने के लिए बहुत सारे एसओपी को फॉलो करना पड़ता है। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि जो लोग डायरेक्टली सैंपल्स की हैंडलिंग कर रहे हैं, अगर वो एसओपीज़ को फॉलो नहीं करते तो उससे कितने खतरात जन्म ले सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम एसओपीज़ की फॉलो करने में थोड़ी सी भी सुस्ती करेंगे तो हमारी सारी कम्युनिटी को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एसओपी पर अमल करने के लिए 5 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पे रिस्क अंडरस्टैंडिंग, दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि एसओपी फॉलो करने के बाद हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास रिसोर्सेज होनी चाहिए एसओपी को फॉलो करने के लिए, और चौथे नंबर पे हमारे पास स्किल्स, ट्रेनिंग और प्रैक्टिसेस होनी चाहिए उस एसओपी को फॉलो करने के लिए, और 5वें नंबर पे जो सबसे अहम नुकता है, बिलीव होना चाहिए, खुद एतमादी होनी चाहिए कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमने बात की रिस्क अंडरस्टैंडिंग की। मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स हैं, वो कोरोना के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या क्या रिस्क लाक हो सकते हैं जब वो उन पेशेंट को डील कर रहे हों। इसी तरह लैब में जो लोग काम करते हैं उन्हें ये रिस्क अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर हम एसओपी को फॉलो नहीं करते तो हमारे लिए कौन कौन से रिस्क का हमें सामना करना पड़ सकता है। हमने रिसोर्सेज की बात की, अभी हमें
ये देखने को मिला कि जब ये कोरोना की वबा फैली तो इवन के हम ये समझते थे कि शायद जो नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको रिसोर्सेज के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें वेंटिलेटर्स, जो कि वेंटिलेटर्स की बहुत शदीद कमी आई डेवलपिंग कंट्रीज़ में। फिर उसके बाद मास्क की शॉर्टेज आई, इवन के जो पेशेंट को डायरेक्टली डील कर रहे थे उनके पास भी पीपीईज के शॉर्टेज हुई। हमने ये भी देखा कि रिसोर्सेज तो थे लेकिन स्किल्स नहीं थी, और बहुत सारे लोग इसलिए भी इन्फेक्ट हुए कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि हमने जो रिसोर्सेज है उनको इस्तेमाल कैसे करना है, हमने पीपीईज को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे डॉनिंग करनी है, कैसे डॉफिंग करनी है। अब ट्रेनिंग और प्रैक्टिसेस ये बहुत अहम जुज़ है एसओपी के लिए। बहुत सारी चीज़ें एसओपीज़ को कामयाब करने के लिए या एसओपी को फॉलो करने के लिए हमें ट्रेनिंग और प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। हमने आखिर में बात की बिलीव, खुद एतमादी। ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर आपके पास सारी चीज़ें भी हो और बिलीव ना हो तो आप नहीं कर सकते। ये जो हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं ये सारे इंटर रिलेटेड है। इसमें से अगर एक पॉइंट भी मिस है, कोई एक चीज़ भी मिस है, तो हम एसओपी को फॉलो नहीं कर सकते, हम एसओपी को कामयाब नहीं कर सकते। एसओपी वेरिफिकेशन का मतलब है एसओपी की तस्दीक। एसओपी की तस्दीक एक ऐसा अमल है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि जो एसओपी के साथ जितने भी मराहिल मुंसलिक हैं उन मराहिल की जो क्वालिटी है क्या वो आला मयार की है, और दूसरे नंबर पे एसओपी जिस मकसद के लिए बनाया गया है क्या वो एसओपी उस मकसद को पूरा कर रहा है। अगर तो वो एसओपी उस मकसद को पूरा कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया है तब तो वो करामत है। अदरवाइज़ अगर वो उस मकसद को पूरा नहीं कर रहा तो उस एसओपी को इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरे नंबर पे हमने ये चेक करना होता है कि जो भी एसओपी हमने डिज़ाइन किया है या बनाया है, सपोज़ हमने किसी लैब के लिए एक एसओपी बनाया है और उस एसओपी की हमने देखना है ये है कि क्या वो रेगुलेशंस जो बनी है उसको मीट कर रहा है, रेगुलेशन के अलावा उसके साथ जो स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट हैं, जो एसओपी को स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक अल्फाज इस्तेमाल हुआ है कॉग्निटिव, दूसरा हुआ है बिहेवियर। कॉग्निटिव का आसान अल्फाज में मतलब है कि याद होना। मतलब अगर आप किसी लैब में जाते हैं और एसओपी की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो जो लैब वर्कर उस एसओपी को परफॉर्म कर रहा है या एसओपी को डील कर रहा है, क्या उस एसओपी के सारे मराहिल, सारे स्टेप उसको ज़ुबानी याद है। पहली बात आपने ये इंश्योर करनी है कि क्या वो सारे स्टेप को इनलिस्ट कर सकता है। इनलिस्ट के बाद आपने जो सेकंड स्टेप है बिहेवियर का, वो ये चेक करना है कि जब वो लैब वर्कर उस एसओपी को परफॉर्म करेगा और ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन आपने ये देखना है कि जो वो बता रहा था और जो वो कर रहा है क्या इसमें कोई फ़र्क तो नहीं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस एसओपी वेरिफिकेशन को समराइज़ करें तो मेरी नज़र में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली जो बात है वो ये है कि अगर एसओपी जिस मकसद और जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उस मकसद को पूरा कर रहा है कि नहीं। दूसरा, आप जो एसओपी लैब में परफॉर्म कर रहे हैं क्या उसको आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो एसओपी को मद्देनज़र रखते हुए, एसओपी की वेरिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए इन सब चीज़ों का हमें ख्याल करना पड़ता है। अगर हम कुछ कोरोना वायरस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हमें कुछ एसओपीज़ फॉलो करनी है। मैं मुख्तसर सा एक आपको व्यू दूंगा इन एसओपीज़ का। तो सबसे पहले जो एसओपीज़ है जो हम फॉलो करते हैं, डॉनिंग ऑफ पीपी। सबसे पहले क्लीन एरिया में जाके आपने हाथों को डिसइंफेक्ट करना है। उसके बाद आपने फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव्स पहनना है। उसके बाद आपने गाउन पहनना है और गाउन पहनने के बाद आपने मास्क और कैप पहननी है। उसके बाद आपने ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, और फिर उसके बाद फेस शील्ड पहननी है।
फेस शील्ड के बाद आपने जो लास्ट स्टेप करना है वो आपने शू कवर पहनना है। शू कवर पहनने के बाद आपने सेकंड पेयर ऑफ ग्लव्स पहनना है और हाथों को डिसइंफेक्ट करने के बाद आपने वर्किंग एरिया में एंटर हो जाना है। अब ये तो था डोनिंग ऑफ पीपी। जब आप अपना वर्किंग ख़त्म करते हैं तो उसके बाद आपने डॉफिंग ऑफ पीपी करनी होती है। तो डॉफिंग ऑफ पीपी में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने आउटर पेयर ऑफ ग्लव्स को रिमूव करना है, हाथों को डिसइंफेक्ट करना है और उसके बाद आपने शू कवर रिमूव करने। फिर आपने डॉफिंग एरिया में जाकर आपने सबसे पहले फेस शील्ड उतारनी है, फिर गूगल्स को उतारना है और फिर मास्क और जो है हेड कवर को उतारना है। हेड कवर उतारने के बाद आपने लास्ट टाइम जो है गाउन उतारना है। गाउन उतारने के बाद आपने फिर जो है अपने जो जो फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव्स है उसको रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के बाद आपने हाथों को डिसइंफेक्ट करने के बाद इंटर हो जाना है। अब इसके बाद डॉनिंग एंड डॉफिंग के बाद जो हम एसओपी देखते हैं, इंपॉर्टेंट एसओपी, वो है रूम डीकंटेमिनेशन का। अब ये रूम लैब का भी हो सकता है और वो रूम भी हो सकता है जहाँ पे कोरोना वायरस का पेशेंट जो है वो है। तो लैब के लिए तो आपने डिपेंड करता है कि आप किस नौकरी का काम कर रहे हैं और रूम का साइज़ भी काफ़ी मतलब अहम होता है डिसइंफेक्ट यूज़ करने के लिए। अगर आप कोरोना वायरस के पेशेंट के रूम में आपने करना है, रूम को डीकंटेमिनेट करना है, तो आप उसके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो फ्यूमिगेशन यूज़ होती है और लैब में हम डिफरेंट किस्म के डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। ये इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एसओपी है वो है स्पिल क्लीनअप का, कि अगर हम लैब में कोरोना पेशेंट के सैंपल को डील कर रहे हैं और सडनली स्पिल हो जाता है, तो उस स्पिल के लिए जो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमने पहले लोगों को इन्फॉर्म करना है। लोगों को इन्फॉर्म करने के बाद लोगों को इन्फॉर्म करने के बाद जो दूसरा अहम स्टेप है वो ये है कि आपने अपने पीपीज़ को रिमूव करना है। पीपीज़ को रिमूव करने के बाद आपने स्पिल को आउटसाइड से इन जो है उसको करना है, साफ़ करना है और उसके बाद आपने प्रॉपर टाइम देना है कॉन्टैक्ट का और उसके बाद जो आखिरी स्टेप है वो ये है कि आपने लॉग इन करना है। अब उसके बाद जो सबसे क्रिटिकल एसओपी है वो नीडल स्टिक है। ड्यूरिंग वर्किंग आप पेशेंट को डील कर रहे हैं या आप उसके सैंपल्स को डील कर रहे हैं, आपको सडनली प्रिक हो जाता है, सडनली आपको कोई नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपने उसको मतलब एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने के बाद आपने 5 मिनट के लिए फ्लश करना है। फ्लश करने के बाद आपने उसको आपने डॉफ करना है नॉर्मली जिस तरह आप करते हो, और उसके बाद आपने लॉग इन करना है और फिर आपने मेडिकल असिस्टेंस के लिए जाना है। सबसे जो इसके बाद आखिरी जो इस स्लाइड में सबसे अहम जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट है। अब चूँकि हम कोरोना के साथ काम कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो वेस्ट है ये सारा ही हाईली इन्फेक्शियस है। इसको हमने प्रॉपर्ली मैनेज करना है। पहले आपने वेस्ट सेग्रीगेशन की तरफ जाना है, मतलब जो हाईली इन्फेक्शियस डस्टबिन है उसमें ये सारी चीज़ें जो आपने कोरोना के साथ डायरेक्टली वो डील कर रहे हैं उसमें डालनी है। फिर आपने शार्प को जो है वो डस्टबिन में, जो शार्प वाला डस्टबिन है उसमें डालना है। अब आपने वेस्ट सेग्रीगेशन के बाद जो स्टेप है वो ये है कि आपने इसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखना है और कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखने के बाद आपने इसको ऑटोक्लेव करना है। अगर आपने स्टोरेज करना है तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखें, अगर स्टोरेज नहीं करना तो आप ऑटोक्लेव कर सकते हैं। ऑटोक्लेव करने के बाद आपने इंस्टॉलेशन की तरफ जाना है और फिर आपने इसका रिकॉर्ड जो है वो सारा मेंटेन करना है। रूम एवैक्यूएशन 3 तरह की होती है। सबसे पहले ग्रीन, जिसको हम नॉर्मल एवैक्यूएशन भी कहते हैं। अगर हमें कोई फायर अलार्म सुनाई देता है या कोई भी अलार्म जिसकी वजह से हम अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो हम अपने सैंपल को सिक्योर करते हैं और नॉर्मली डॉफ करके लैब से बाहर आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे येलो एवैक्यूएशन। इसमें अगर कोई लैब में काम करते वक्त अनकॉन्शियस हो जाए तो हम क्या करते हैं कि हम उसको नॉर्मली डॉफ नहीं कर सकते, तो हम जैसे भी कन्वीनियंट हो हम उसको डॉफ करवा के उसको भी बाहर ले आते हैं और ख़ुद भी डॉफ करके बाहर आ जाते हैं लैब से।
तीसरे नंबर पे रेड एवेक्यूएशन। जब आपको लाइफ थ्रेट हो, इस एवेक्यूएशन में आपके पास टाइम नहीं होता, आपने फ़ौरन लैब को छोड़कर बाहर आना होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास इम्पोर्टेड SOPs में जो है वो फैमिली विजिटेशन है। नॉर्मल कंडीशन में फैमिली विज़िट्स डिस्करेज किए जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो और फैमिली विज़िट हो तो उसमें हमें वही SOPs फॉलो करने होते हैं जो हम हेल्थ वर्कर्स के लिए करते हैं। उसी तरह डॉनिंग और डॉफिंग और प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। मतलब हमने 6 फीट अगर डिस्टेंस को स्टैंडर्ड रखा हुआ है तो हमें 6 फीट डिस्टेंस को मेंटेन करना होता है। उसके बाद हमारे पास लैब सैंपल ट्रांसफ़र्स है। WHO की गाइडलाइंस में हमें अगर हम स्टडी करें तो उसमें हमें पता चलता है कि इन्फेक्शियस एजेंट के लिए वो ट्रिपल पैकेजिंग बॉक्स को रिकमेंड करते हैं जो लीक प्रूफ होता है। हमने उस बॉक्स में बॉक्स के बाहर प्रॉपर डिटेल देनी होती है उस सैंपल की और लिखना होता है कि ये हाईली इन्फेक्शियस एजेंट है इसमें। उसके बाद हमारे पास ग्लव चेंजेस का आता है। जब भी हमें ज़रूरत फील हो कि हमारा हाथ डिकंटेमिनेट हो गया है तो हमने सबसे पहले अपने हाथ को डिसइंफेक्ट करना है और उसके बाद हमने अपने ग्लव्स को रिमूव करना है। और ग्लव्स को रिमूव करने के लिए हम बीकिंग मेथड यूज़ करते हैं। रिस्टॉकिंग के में हम ऐसे करते हैं कि अगर हमने लैब में काम करना है या हमने पेशेंट को चेक करना है तो हमारे पास स्टॉक में इतने PPEs या इतना सामान होना चाहिए कि जब हम एक काम को शुरू करें तो अगर हमें बाद में भी ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग वर्किंग भी, तो हमारे पास वो स्टॉक मौजूद हो, चाहे वो PPEs का है, चाहे वो केमिकल रीजेंट्स का है, चाहे वो आपके पास कोई भी एक्टिविटीज़ जो आप कोरोना से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके लिए आपके पास स्टॉक होना चाहिए। आखिर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम लैब में काम कर रहे हैं और हमारे पास जो वाटर जनरेट हो रहा है, लिक्विड जनरेट हो रहा है वेस्ट में, उसको हमने वेस्ट ट्रीटमेंट करनी है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम यूज़ करते हैं क्लोरीन डिटर्जेंट भी यूज़ करते हैं और अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ करते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए। जब हम कोरोना वायरस के पेशेंट को हम एक ख़ास जगह में रखते हैं, एक रूम में रखते हैं, उस रूम को हमको प्रॉपरली डिज़ाइन करना पड़ता है। ये एक इंजीनियर बेस्ड एक्टिविटी है। अगर हम इस रूम में देखें तो इस रूम में हमारे पास प्रॉपर कंपोनेंट्स होने चाहिए। यानी पेशेंट के रूम में लॉकर रूम होना चाहिए, लॉकर रूम के बाद हमारे पास एंटी रूम होना चाहिए, एंटी रूम के बाद पेशेंट का जो स्पेसिफिक एरिया है वो और उसके साथ अटैच बाथ होना चाहिए। फिर हमने वेस्ट जो मैनेजमेंट करनी है, वेस्ट डस्टबिन रखनी है, वो हमने लॉकर रूम में भी रखनी है, एंटी रूम में भी रखनी है और पेशेंट के रूम में भी रखनी है और पेशेंट के वॉशरूम में भी रखनी है। और हमने एक ख़ास डिकॉन एरिया डिज़ाइन किया होता है जो पेशेंट के रूम के अंदर होता है। अब नॉर्मली हालात में जब कोई पेशेंट को विज़िट करता है या डॉक्टर्स करते हैं या उसके फैमिली के मेंबर्स विज़िट करते हैं तो उसको उसी एक सेम प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। जब हम लॉकर रूम से इंटर होंगे तो लॉकर रूम से इंटर होने के बाद हम सबसे पहले अपनी ज्वेलरी वॉचेस जो भी है वो लॉकर रूम में उतार के हम उसके बाद इंटर होते हैं एंटी रूम में। एंटी रूम में हमने जब डॉनिंग ऑफ PPE करनी है, वो स्टैंडर्ड SOP जो हमने फॉलो करना है, हमने डॉनिंग करने के बाद अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करके हमने पेशेंट के रूम में इंटर हो जाना है। पेशेंट के रूम में इंटर होने के बाद हमने एक प्रॉपर जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस मेंटेन करना है वो 6 फुट से 10 फुट तक करना है। इस SOP को लाजमी हमने फॉलो करना है। जब हम पेशेंट को विज़िट कर लेंगे तो पेशेंट को विज़िट करने के बाद हमने पेशेंट के रूम में डीकॉन एरिया में जाना है। डीकॉन एरिया में जाके हमने सबसे पहले आउटर पेयर ऑफ ग्लव्स उतारना है, हाथों को डिसइंफेक्ट करना है। हाथों को डिसइंफेक्ट करने के बाद हमने शू कवर उतारने हैं। शू कवर उतारने के बाद हमने एंटी रूम में आ जाना है। एंटी रूम में हम प्रॉपर डॉफिंग करेंगे, डॉफिंग ऑफ PPEs। डॉफिंग ऑफ PPEs उतारने के बाद करने के बाद हमने लॉकर रूम में आना है। लॉकर रूम में अपनी चीज़ें कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने के बाद हमने रूम एग्ज़िट कर जाना है। जब हम कोरोना से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक स्पिल किट का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लैब में काम कर रहे हैं या हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या हम पर्टिकुलरली उस पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं जो कोरोना इन्फेक्टेड है, तो हमारे पास बैक एंड पे एक स्पिल किट होनी चाहिए। क्योंकि किसी वक्त भी कोई भी स्पिल हो सकता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट
स्टेप है। अगर कहीं पर स्पिल होता है तो आप उसको स्पिल को कंटेन कर सकते हैं, अगर आपके पास बैक एंड पे स्पिल मैनेजमेंट है। अब चूँकि कोरोना से रिलेटेड हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो हमें जो स्पिल किट बिल्ड करनी है वो वही करनी है जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव हो। यानी अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हमें कोरोना के अगेंस्ट इफेक्टिव जो है वो डिटर्जेंट इफेक्टिव है, और ब्लीच भी इफेक्टिव है, और अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन भी इफेक्टिव है। तो हमें अपनी स्पिल किट में इन चीज़ों को रखना है। तो अगर हम वैसे जनरली एक लिस्ट की बात करें तो स्पिल किट में जो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक बास्केट होती है, जो बास्केट में हमारे पास एक चेक लिस्ट होनी चाहिए। उस चेक लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बूटीज़ होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, टंग्स जिसको हम आम अल्फाज में चिमटा कहते हैं, और फिर बायोहैज़र्ड बैग जो बड़े कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ब्लीच गैलन होना चाहिए, और उसके बाद हमारे पास ब्लीच टॉवल्स होने चाहिए, ताकि हम ब्लीच को सॉक जब करवाते हैं तो उसके लिए हमें उस टॉवल की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे पास छोटे वाइपर्स होते हैं, और सेमी वाइप्स भी हमारे पास होती हैं। अगर कहीं पर बायोसेफ्टी कैबिनेट में अगर कोई स्पिल होता है तो वो हम छोटे वाइप्स को यूज़ करते हैं उसको करने के लिए, स्पिल मैनेजमेंट के लिए। और उसके अलावा हमारे पास ज़िपर बैग्स भी होते हैं। अगर कोई पर्टिकुलरली इन्फेक्शियस मटेरियल है वो ज़िपर बैग में हम डालते हैं। हमें स्पिल किट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? मैंने पहले भी कहा कि स्पिल किट जो है, अगर कहीं पर भी कोई स्पिल हो जाता है तो वो हम एक जो इन्फेक्शियस मटेरियल है उसको हम लिमिटेड कर लेते हैं। और जब भी आपने लैब में काम शुरू करना है, या हॉस्पिटल में करना है, या पेशेंट के साथ अगर मतलब आपने विज़िट करना है, तो आपके पास बैक एंड पे एक प्रॉपर स्पिल मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि किसी टाइम भी स्पिल हो सकता है और आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बाज़ औक़ात आपके पास बैक एंड पे ये सारे स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पिल बड़ा हो जाता है तो आपके पास केमिकल भी शॉर्ट हो सकता है, मटेरियल भी शॉर्ट हो सकता है। तो आपने बैक एंड पे एक पूरा स्टॉक मेंटेन करना है। तो कहने का मतलब है कि कोरोना को डील करने के लिए आपके पास एक इफ़ेक्टिव स्पिल मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि किसी टाइम भी स्पिल हो तो आप उसको ईज़िली स्प्रेड को कंट्रोल कर सकें। प्रेजेंटेशन के स्टार्ट पे भी हमने एविक्यूएशन का जिक्र किया था, और इस स्लाइड में भी हम इमरजेंसी एविक्यूएशन का जिक्र करेंगे। बेसिकली 3 एविक्यूएशंस होती हैं अगर हम लैब में काम कर रहे हैं या हम पेशेंट को डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एविक्यूएशन होती है उसको हम ग्रीन एविक्यूएशन कहते हैं। इसको हम नॉर्मल एविक्यूएशन भी कह सकते हैं और नॉन लाइफ थ्रेटनिंग भी कह सकते हैं। किसी भी वजह से आपको अगर अपना काम डिसकंटिन्यू करना पड़ जाए तो आपको कोई फायर अलार्म की भी आ सकता है, अलार्म की आवाज़ आ सकती है, या आपको कोई इमरजेंसी में कॉल भी कर सकता है। तो इस सूरत हाल में आपने सैंपल को या पेशेंट को भी सिक्योर करना है, और आपने नॉर्मली डॉफ करके लैब से या रूम से बाहर आ जाना है। दूसरे नंबर पे येलो एविक्यूएशन कहते हैं, इसको हम मॉडिफाइड एविक्यूएशन भी कहते हैं। किसी भी वजह से या ये हो सकता है या आपका कोलीग भी अनकॉन्शियस में जा सकता है या पेशेंट भी अनकॉन्शियस में जा सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन आपने इसमें नॉर्मली अगर आप डॉफ ना कर सकें, आप मॉडिफाइड तरीके से डॉफ करके लैब को छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन आपकी कंटेनमेंट जो है वो मेंटेन रहेगी। वो ग्रीन में भी मेंटेन होती है और उसमें भी मेंटेन होती है। तीसरे नंबर पे रेड एविक्यूएशन है, इसको हम लाइफ थ्रेटनिंग एविक्यूएशन भी कहते हैं। समटाइम ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, अगर आप लैब में काम कर रहे हैं या पेशेंट को डील कर रहे हैं, लैब में आग लग सकती है, ज़लज़ला आ सकता है, तो आपने फौरी तौर पे विदाउट नॉर्मली डॉफिंग के आपने लैब से बाहर आना है। इसमें कंटेनमेंट जो है वो मेंटेन नहीं होती। मैं आखिर में आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरा सेशन बहुत तहम्मुल से सुना। SOP पर अमल करना हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी और कौमी फ़रीज़ा है। अगर हम SOP पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल करते हैं तो हमें अपने मतलूबा नताइज मिल सकते हैं। आखिर में सबसे जो अहम बात है वो ये कि SOP पर अमल करने से हम अपने आप को, अपनी फैमिली और अपनी कम्युनिटी को महफूज रख सकते हैं।
आप लोगों के आज के सेशन के मुतालिक जो भी सवालात हैं आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं।